बच्चों, कक्षा 12 के इतिहास की जो प्रथम पुस्तक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, हम उसका दूसरे पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, 600 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक के कालखंड के बारे में और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी उनका हमने बारी बारी से अध्ययन किया। आज का जो हमारा नया विषय है वो है नगर एवं व्यापार, यानी जो इस कालखंड के अंदर यानी इन आरंभिक राज्यों के अंदर जो नगर थे उनके व्यापार किस प्रकार से थे, नगरों में किस प्रकार से व्यापार थे और उपमहाद्वीप के बाहर भी वो व्यापार करते थे, वो किस प्रकार से थे। आइए हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम नए नगरों को देखते हैं। तो बच्चों देखो, उस समय बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक साथ ही खूब सारे नगरों का विकास हुआ। जैसे वो जो नगर थे वो ज़्यादातर ऐसे नगर थे जो महाजनपदों की राजधानियां थे और वो संचार मार्गों पर स्थित थे। अब इसमें एक तो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र जो नगर था वो नदी मार्ग पर स्थित था। उज्जैनी, वो भी एक बड़ा नगर था। उज्जैनी भूतल मार्ग के एक बड़े राजमार्ग पर स्थित था। और तीसरा एक पुहार, जो कि तमिलनाडु में एक नगर है, आज भी है, वो समुद्र तट पर स्थित था, यानी समुद्र मार्ग पर स्थित था, जहां बड़े बड़े बंदरगाह थे। उसके अलावा एक नगर मथुरा भी था। मथुरा जो था वो व्यावसायिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से इन सभी के लिए वो एक मुख्य केंद्र था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपमहाद्वीप में कई नए नगरों का विकास हुआ और ये अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थे। जो महाजनपद थे 16, उनकी राजधानियां थे बड़े बड़े नगर। प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे पर बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे पर बसे थे। पाटलिपुत्र भी था और दूसरे भी कुछ ऐसे नगर थे जो नदी मार्ग के ऊपर थे, यानी वहां से नदियों के द्वारा यानी जल के द्वारा आवागमन बड़ा आसान था। उज्जैनी भूतल मार्ग के किनारे पर बसा था। वहां से उज्जैनी से होकर के एक बहुत बड़ा स्थल मार्ग जाता था। पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे, जहां से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र थे। मथुरा एक ऐसा शहर था जहां पर व्यवसाय के मामले में भी बहुत उच्च स्तर पे था, वो सांस्कृतिक रूप से भी था और राजनीतिक रूप से भी था, यानी वहां पर इन तीनों चीजों के लिए वो केंद्र था। अब देखिए, हम आगे चलते हैं कि पाटलिपुत्र जो नगर था उसके इतिहास को हम एक बार देखते हैं। इन नगरों में से जो सबसे विशिष्ट था, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी रहा था, उस पाटलिपुत्र के बारे में हम देखते हैं। देखिए, पाटलिपुत्र जो था वो नगर पहले एक पाटली ग्राम हुआ करता था, लेकिन बाद में मगध साम्राज्यों ने राजगाह के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का निर्णय लिया और उसको बस्ती क्षेत्र में ले लिया। 4ठी ईस्वी पूर्व में मौर्य शासकों ने भी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और ये जो पाटलिपुत्र था इसका बहुत विस्तार हुआ और एशिया का यह सबसे बड़ा शहर बन गया। लेकिन जब 7वीं शताब्दी में यहाँ पर ह्वेनसांग आया, तब तक इसका मामला थोड़ा सा कम हो चुका था और ये वो पहले जैसा उच्च स्तर का शहर नहीं रहा था। जनसंख्या भी कम हो गई थी और ह्वेनसांग को तो ये एक खंडर के रूप में ही प्राप्त हुआ था। प्रत्येक नगर का अपना एक इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलीग्राम नाम के एक गांव से प्रारंभ हुआ था। फिर 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय लिया। यानी जो मगध शासक थे उन्होंने 5वीं ईस्वी पूर्व में जो तत्कालीन मगध शासक थे उन्होंने राजगाह के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का निर्णय किया और इसका नाम भी बदल दिया, पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र कर दिया।
चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी बन गई और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक नगर यह बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया था। बाद में मौर्य साम्राज्य के बाद में धीरे धीरे इसका महत्व कम होता चला गया और जब चीनी यात्री श्वेतसांग 7वीं सदी में यहां आया तो इसे यह नगर खंडर में बदला मिला और उस समय यहां की जनसंख्या भी काफी कम थी। यह पाटलिपुत्र का इतिहास है बच्चों। संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। अब देखिए, संभ्रांत वर्ग जो थे वो कहां रहते थे और शिल्पकार भी कहां रहते थे, वो क्या करते थे, इसके बारे में भी इतिहासकारों ने खोजने की कोशिश की। तो देखिए, जो राजा और शासक थे वो नगरों में रहते थे, किलेबंद नगरों में रहते थे। उन नगरों की खुदाई करना संभव नहीं हो सका है क्योंकि वहां आज भी लोग रहते हैं। शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है। इन अधिकांश नगरों पर खुदाई नहीं कर पाए हैं क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। इसके बावजूद भी इन स्थानों पर कुछ पुरावशेष मिले हैं। उन पुरावशेषों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मिट्टी के ऐसे बर्तन जिन पर चमकदार कलई की हुई है, वो बर्तन मिले हैं। वो बर्तनों में कटोरे मिले हैं, थाली मिली हैं। इन बर्तनों को उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा गया। इन बर्तनों को, इन शानदार बर्तनों को शायद अमीर लोग ही अपने काम में लेते होंगे। इसके पश्चात भी पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, यानी यहां पर खुदाई नहीं हो पाई इन नगरों पर क्योंकि वहां लोग रहते हैं। फिर भी वहां पर पुरावशेष मिले हैं जो उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं। उनमें पुरावशेषों में क्या मिला है? बहुत उच्च स्तर के मिट्टी के कटोरे और थालियां जिन पर चमकदार कलई चढ़ी हुई है। उन पर इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा गया। क्या कहा गया? उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है और संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग करते थे। इसके अलावा देखिए, वहां पर सोने, चांदी, तांबा, कांस्य, हाथीदांत, शीशे, इन सभी चीजों के गहने भी मिले हैं, उपकरण भी मिले हैं, हथियार भी मिले हैं और इसके साथ साथ ही सीप और पकी हुई मिट्टी भी मिली है। इसके साथ ही इन नगरों में सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथीदांत और शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने मिले हैं, उपकरण मिले हैं, हथियार मिले हैं, बर्तन मिले हैं और सीप और पक्की हुई मिट्टी भी मिली है। इसके बाद में देखिए कि एक दानात्मक अभिलेख द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में आते आते कुछ दानात्मक अभिलेख भी मिले हैं और ये जो दानात्मक अभिलेख हैं, ये जो दान दिए हुए का नाम और उसका व्यवसाय भी इसमें लिखा होता था। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। जो कोई दान देता था उसको दानात्मक अभिलेख बोलते थे। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्राय उसके व्यवसाय का भी उल्लेख। देखिए, दानात्मक अभिलेख है, एक प्रतिमा भेंट की गई है, उसका वो दानात्मक अभिलेख है। और यह मथुरा में एक मूर्ति मिली है। देखो, ये मूर्ति है, वो ऊपर से खंडित हो गई है, टूट गई है और इसलिए अभिलेख में यह कहा गया है कि एक जो स्वर्णकार है, यानी जो सुनार है, उसकी पत्नी नागपिया ने इसको दान किया था और यह धार्मिक स्थल में इसको स्थापित किया था। यानी जो उसमें उस पत्नी, उस औरत का नाम भी है जिसने इसको दान किया था, वो नागपिया है और जो उसका व्यवसाय क्या था, वो एक सुनार की पत्नी थी। इस प्रकार से ये जो दानात्मक अभिलेख मिले दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते, जिनमें जो दान देता था उसका स्वयं का नाम और उसका व्यवसाय भी अंकित होता था। इसके अलावा अभिलेखों में हमको और भी बहुत सारे लोगों के उल्लेख मिले हैं।
जैसे जो शिल्पकार थे बहुत सारे, जैसे लुहार है, जैसे कि स्वर्णकार है, जैसे कि बढ़ई है, लिपिक है, इनके भी उल्लेख मिले। इसके साथ साथ जो व्यवसायी होते थे उनके हैं, धार्मिक गुरुओं के भी उल्लेख हैं, राजाओं के भी उल्लेख हैं, अधिकारियों के भी उल्लेख हैं। यानी ये सारे वर्ग भी समाज में मौजूद थे। इन अभिलेखों में नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, इन सारे के सारे जो शिल्पकारों के और काम करने वाले लोगों के नाम भी अंकित हैं। इसके साथ साथ ही जो अधिकारी हैं उनके बारे में भी लिखा है। धार्मिक गुरु, जो धर्म के गुरु थे, उनका भी इन अभिलेखों में वर्णन है। व्यापारियों का है और राजाओं के बारे में भी इन अभिलेखों में वर्णन है। इन अभिलेखों से हमको ये भी जानकारी मिली है कि जो वहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग थे और जो उत्पादक लोग थे, जो व्यापार करते थे और चीज़ों को जो बनाते थे, उन्होंने भी अपने समूह बना रखे थे, संघ बना रखे थे, और उन समूह या संघों को श्रेणी कहा जाता था। कभी कभी उत्पादक और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है। उत्पादकों और व्यापारियों का संघ था जिन्हें श्रेणी कहा गया है। ये जो श्रेणियों का काम क्या था? ये श्रेणी कच्चा माल खरीदती थी और इसके विभिन्न स्तर के जो लोग थे उस माल को तैयार करते थे और फिर इसको बाजारों में बेचते थे। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। इसके अलावा एक वर्ग और भी था, शिल्पकारों का वो वर्ग जो इन नगरों में रहने वाले जो संभ्रांत लोग थे, उनके लिए लोहे के उपकरणों से विशेष चीजें बनाता था जो उनके काम में आती थी, जो उनके उपयोग में आती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोह उपकरणों का उपयोग किया हो। यानी लोह उपकरणों से जो नगरों में रहने वाले संभ्रांत लोग थे, उसके लिए इन शिल्पकारों ने अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाई होंगी, यह भी संभव है। तो ये जो लोग थे, ये नगरों में रहते थे, संभ्रांत लोग थे। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, यानी उपमहाद्वीप से बाहर व्यापार कैसे कैसे होता था, इसको देखिए आप। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते पूरे उपमहाद्वीप के अंदर स्थल और जल मार्गों का एक जाल बिछ गया था चारों तरफ। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल बिछ गया था और वो कई दिशाओं में फैल गया था। उपमहाद्वीप से लेकर के, पहले हम स्थल मार्ग की बात करते हैं, तो उपमहाद्वीप से लेकर और मध्य एशिया तक पूरा एक सीधा स्थल मार्ग था। मध्य एशिया और उससे आगे तक का भूमार्ग था। और अगर समुद्र मार्गों की बात करें तो उपमहाद्वीप से मुख्य रूप से 2 समुद्री मार्ग जाते थे, एक अरब सागर से और एक बंगाल की खाड़ी से। जो अरब सागर से मार्ग जाता था वो पहले उत्तरी अफ्रीका और उसके बाद में पश्चिमी एशिया तक पहुंचता था, और जो बंगाल की खाड़ी से जो मार्ग जाता था वो पहले चीन और उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी एशिया तक जाता था। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग मुख्य रूप से 2 जलमार्ग बन गए थे। एक तो अरब सागर से होते हुए पहले उत्तरी अफ्रीका और फिर पश्चिम एशिया तक फैला हुआ था। दूसरा बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और फिर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। यानी हमारे जो उप प्रायद्वीप वाला हिस्सा है उससे एक तरफ अरब सागर से मार्ग जाता था और एक दूसरा बंगाल की खाड़ी से जाता था, और दोनों ही ऊपर एशिया में जाकर के पहुंचते थे, मध्य एशिया में जाकर पहुंचते थे। शासकों ने ये दोनों ही, ये चाहे स्थल मार्ग की बात करें अथवा जल मार्गों की बात करें, ये जो सारे के सारे जो मार्ग थे ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत भयभीत करने वाले थे। यानी बड़े लंबे मार्ग थे, तो इन मार्गों पर सुरक्षा की भी आवश्यकता थी। शासकों ने इन मार्गों पर अपने अधिकार कर लिए, अधिकार स्थापित कर लिए, और इसके बदले में वो व्यापारियों से
कर वसूल करते थे। शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। स्थल मार्ग पे अपन पुनः आते हैं कि जो स्थल मार्ग जाता था उससे पैदल जो व्यापारी थे वो फेरी लगाने वाले व्यापारी चलते थे। उसके अलावा बैलगाड़ियों से, घोड़ों से, खच्चरों से और अन्य जानवरों के साथ वो व्यापार करने के लिए जाते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी और बैलगाड़ी और घोड़े, खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी भी होते थे। समुद्री मार्ग से जो यात्रा करते थे वो बहुत ही खतरनाक होती थी और बहुत ही मतलब डरावनी होती थी, लेकिन इस यात्रा से जो व्यापारी थे उनका लाभ बहुत अधिक था, कमाई बहुत ज़्यादा थी। समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। और ऐसे व्यापारी जो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा लाभ कमाते थे, तमिल ग्रंथों में, तमिल भाषा में उनको मसत्थुवन कहा गया। क्या कहा गया? मसत्थुवन। तमिल भाषा में ऐसे जो धनी व्यापारी थे उनको मसत्थुवन कहा गया और प्राकृत भाषा में उनको सत्थवा या शेट्टी के नाम से पुकारा जाता था। ऐसे जो सफल व्यापारी थे उनको तमिल भाषा में मसत्थुवन और प्राकृत भाषा में सत्थवा और शेट्टी के नाम से पुकारा जाता था। ये व्यापारी क्या क्या चीज लाते ले जाते थे? देखिए, नमक, अनाज, कपड़ा, धातु के उत्पाद, विभिन्न प्रकार के पत्थर, जड़ी बूटी, ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी, लकड़ी, इनको वो लाने ले जाने का, व्यापार में लाने ले जाने का काम करते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पहुंचाते थे। रोमन साम्राज्य में यहाँ की जो काली मिर्ची थी, यहाँ के जो मसाले थे, यहाँ के जो कपड़े थे, इनकी बहुत ज़्यादा वहाँ मांग थी। इसलिए यहाँ से अरब सागर के द्वारा ये भूमध्य क्षेत्र तक पहुँचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में यहाँ की काली मिर्च, मसालों और कपड़ों और जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते से भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। अब देखिए, एक मालाबार तट के बारे में, जो कि आज केरल में है, वो आधुनिक केरल में है, उस तट से क्या क्या व्यापार होते थे, इसके बारे में एक यूनानी समुद्री यात्री ने अपनी एक पुस्तक में पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में लिखा है। तो इसका कुछ अंश है, वो अंश मैं आपको बताता हूं कि देखिए, उसने ये बताया कि जो हमारे यहाँ पर काली मिर्च और मसाले बहुत अधिक मात्रा में होते थे, तो वहाँ जो बाहर के विदेशी व्यापारी हैं उनको इनकी बहुत ज़्यादा मांग थी वहाँ पर विदेशों में, यूरोपीय देशों में। तो वो यहाँ से काली मिर्च, मसाले वगैरह ले जाते थे। और हमारे यहाँ पर यूरोपीय जो पत्थर हैं, कीमती पत्थर, हीरे जवाहरात, रत्न वगैरह, उसके अलावा सोने चांदी वगैरह के जो सिक्के थे, उनकी यहाँ बहुत ज़्यादा मांग थी। इसलिए व्यापार बहुत ज़बरदस्त चलता था। तो मालाबार तट से जो व्यापार था उसके बारे में उसने बताया है कि भारी मात्रा में काली मिर्च और दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे विदेशी व्यापारी जहाज भेजते हैं। यानी जो विदेशी व्यापारी हैं उनको मुख्य रूप से क्या चाहिए? काली मिर्ची, दालचीनी, इस प्रकार के मसाले उनको आवश्यकता है इनकी, तो वो यहाँ पर जहाज भेजते हैं। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टिन और शीशे का आयात किया जाता है। और इसके बदले में यहाँ पर क्या चीजें चाहिए? यहाँ पर बहुत सारे सिक्कों की आवश्यकता है, पुखराज जो कि कीमती पत्थर होता है उसकी आवश्यकता है, सुरमा चाहिए यहाँ के लोगों को, मूंगे चाहिए, मूंगा भी एक पत्थर है, कच्चे शीशे, तांबा चाहिए, टिन चाहिए और वैसा संपूर्ण बना हुआ शीशा चाहिए। इनका यहाँ पर आयात किया जाता है।
इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। ये बाजार ऐसी जगह पे थे जिसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में काली मिर्च का उत्पादन होता था और ये जो काली मिर्च है ये विदेशों में भेजी जाती थी। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र और विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरों और काले नग और कछुए की खोपड़ी का भी भारी मात्रा में आयात होता था। यानी और क्या क्या चीजें मंगाई जाती थी वही देखिए आप, उच्च कोटि के जो पत्थर हैं, जब हीरे हैं, हाथी दांत है, मोती है, मूंगे हैं, ये वहां से बहुत अधिक मात्रा में यहां पर उनकी मांग थी, उनको यहां पर मंगाया जाता था। और इसलिए तमिलनाडु के जो कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। कोडुमनाल में यहाँ पर मूंगा एक पत्थर था, उसके उद्योग के निशान मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाए होंगे और वो जो पत्थर थे, मूंगे वगैरह, जो यहाँ पर आवश्यकता थी, उनको पेरिप्लस यानी जहाज के अंदर, समुद्री जहाज, पेरिप्लस का मतलब समुद्री जहाज, उसके अंदर विदेशी व्यापार यहाँ पर लाए होंगे, इस बात की संभावना है। तो जो मालाबार तट था उस पे कैसा व्यापार का दृश्य रहता था उसका इसने, यूनानी एक जो समुद्री यात्री है उसने वर्णन किया है। अब देखिए आता है सिक्के और राजा, यानी कि व्यापार के लिए, विनिमय के लिए सिक्कों की आवश्यकता हुई। अब जब से सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ तो व्यापार करना आसान हो गया, क्योंकि लेन देन में, विनिमय में बड़ी सुविधा हुई। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आहत सिक्के काम में लिए जाते थे, चांदी के और तांबे के, जो उत्खनन से बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए और पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। आहत सिक्के देखिए आप, ये आहत सिक्के हैं, ये देखिए आहत यानी ठप्पा मार करके सिक्के पर कोई प्रतीक बनाना, कोई निशान बनाना, कोई धातु की चीज है उस पर ठप्पा मारा और ठप्पा मारने के बाद में कोई प्रतीक या कोई चिन्ह बन जाता है, वो आहत सिक्के में आता है। आहत सिक्के धातु के टुकड़े पर चिन्ह विशेष का ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। यानी धातु का एक टुकड़ा ले लिया, पुनः मैं आपको बताता हूं, धातु का एक टुकड़ा ले लिया, फिर कोई एक चीज के अंदर जिसमें ठप्पे में एक निशान है नीचे, उसको इस पे जोर से ठप्पा मारा और इस प्रकार की आकृति उत्कीर्ण हो गई, तो वो आहत सिक्का है। इन पर प्रतीकों को आहत किया जाता था, प्रतीकों को इसके ऊपर बनाया जाता था। मुद्रा शास्त्रियों ने, यानी कि जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं, मुद्रा शास्त्रियों ने इन आहत सिक्कों का और अन्य जो दूसरे कई प्रकार के सिक्के हैं, इनके वाणिज्यिक प्रयोग का और अन्य जो क्षेत्रों में इनके उपयोग का अध्ययन किया। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया। मुद्रा शास्त्र क्या चीज है? देखो बच्चों, जो सिक्कों के बारे में, कोई भी सिक्का है जो मिलता है कहीं से भी प्राचीन, उस पर कोई नाम लिखा हुआ हो तो उसकी लिपि, उस पर कोई प्रतीक हो तो उसको पहचानना, वो सिक्का किस धातु का बना हुआ है, वो किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, वो किस संदर्भ में उसका अधिक उपयोग था, ये इस तरह की जो सिक्के से संबंधित जो सारी चीज़ों का ज्ञान करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उस शास्त्र को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र, इसमें सिक्कों का अध्ययन होता है और इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्रों का, लिपि का और उनकी धातु का भी विश्लेषण होता है, यानी वो किस धातु के हैं और जिन संदर्भ में इन सिक्कों को पाया गया है
उसका भी जांच करते हैं, इनका अध्ययन भी इसमें आता है। अब ये जो आहत सिक्के हैं, ये सिक्के किसने बनवाए, कहां से इसका प्रारंभ हुआ? तो देखिए, इन सिक्कों को मौर्य काल के जो शासक थे उनके प्रतीकों से जोड़ करके देखा गया, तो वास्तव में ये पाया गया कि ये जो सिक्के थे, आहत सिक्के, ये शासकों द्वारा ही, यानी राजाओं के द्वारा ही बनवाए गए थे। आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई, तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने ही जारी किया था, यानी राजाओं ने ये सिक्के जारी किए थे। लेकिन उसके अलावा भी ऐसा माना गया है कि कुछ व्यवसायियों ने, कुछ धनपतियों ने और कुछ अन्य लोगों ने भी सिक्के ये जारी किए होंगे। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के भी जारी किए होंगे। अब देखिए, शासकों ने भी सिक्के चलाए। हिंदू यूनानी जो शासक थे, जिन्होंने जो उत्तर पश्चिम उपमहाद्वीप पर शासन किया था, उन्होंने भी सिक्के चलाए और उन सिक्कों में वो अपने नाम और प्रतिमा दोनों लगाते थे, और इस प्रकार के सिक्के सबसे पहली बार उन्होंने ही प्रारंभ किए। शासकों की प्रतिमा और नाम, यानी उनकी फोटो, उनका चित्र या उनकी तस्वीर शासकों की, और उसके साथ साथ उनके नाम, ये सबसे पहले सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए। हिंदू यूनानी जो शासक थे, जो यूनान से आए थे और यहाँ हिंदुस्तान में रह करके वो हिंदुस्तानी हो गए थे, उनको हिंदू यूनानी शासक कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले प्रतिमा और नाम वाले सिक्के जारी किए थे। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात है बच्चों, तब उनका शासन था और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर इनका नियंत्रण स्थापित था उस समय। इसके बाद में जो कुषाण शासक थे, उन्होंने भी 100 ईस्वी पूर्व में सोने के सिक्के चलाए यहां पर, और जो कुषाण शासकों के सिक्के थे वो रोमन सम्राट अगस्टस के सिक्कों के समतुल्य थे, और ईरान के जो पार्थियन सम्राट थे उनके भी जैसे थे, यानी इन्होंने भी एक विशेष प्रकार के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों और ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों से बिल्कुल समान थे, यानी उस समय जो रोमन सम्राट थे उसके जैसे, और जो ईरान के पार्थियन सम्राट थे उन दोनों के सिक्कों से ये सिक्के, इनके कुषाणों के जो सिक्के थे वो मेल खाते थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरातन स्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। अब देखिए, उस समय सोने के सिक्कों का भी बड़ा व्यापक उपयोग हुआ था। सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा काम में लिए जाते थे। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि जो बहुमूल्य वस्तुएं थी, जो कीमती वस्तुएं थी, वो उनका बहुत अधिक मात्रा में आदान प्रदान होता था, वो बेची जाती थी, खरीदी जाती थी सोने के सिक्कों के द्वारा। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। अब देखिए, जो भारत का दक्षिणी भाग है, वहां भारत के दक्षिणी भाग में भी रोमन सिक्के बहुत आयत में मिले हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि देखिए, जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र था वो तो रोमन साम्राज्य जैसा ही था, तो व्यापार जो है वो कभी भी राजनीतिक सीमाओं से जुड़ा हुआ नहीं रहता, और ऐसा था उस समय। भारत के दक्षिण में जो रोमन सिक्कों की बहुतायत ये बताती है कि रोमन साम्राज्य का यहाँ अधिकार न होने के बावजूद भी यहाँ पर जो इतने सारे सिक्के थे, यानी भारत के दक्षिणी भाग का और रोम साम्राज्य का व्यापार बहुत अधिक मात्रा में था। दक्षिण भारत के अनेक पुरातन स्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था। यहाँ का जो व्यापारिक तंत्र था उसमें राजनीति का कोई भी दखलंदाजी नहीं थी, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ना होते हुए भी
व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। वो रोमन साम्राज्य में नहीं था दक्षिण भारत, फिर भी वो व्यापारिक रूप से उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ था। अब देखिए, एक प्रकार के सिक्कों की हम और बात करते हैं। जो पंजाब और हरियाणा जैसे जो क्षेत्र थे, वहां पर योद्धे कबाली गणराज्य थे। पंजाब और हरियाणा में योद्धे कबाली गणराज्यों का शासन था और इन्होंने भी अपने तांबे के सिक्के चलाए थे। देखिए उनके सिक्के, ये कितने सुंदर सिक्के हैं, इस पर एक आकृति भी अंकित है। उन्होंने योद्धे कबालियों ने भी तांबे के सिक्के चलाए थे और ये सिक्के इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जो योद्धे थे उनकी भी व्यापार में बहुत रुचि थी, व्यापार में वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धे कबाली गणराज्य जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुए, उन्होंने भी सिक्के जारी किए थे। पुराविदों को इन शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं। उनके सिक्के कैसे थे? तांबे के सिक्के थे। और ये सिक्के कैसे मिले? हजारों की संख्या में मिले हैं, जो योद्धाओं की व्यापार में रुचि और सहभागिता को परिलक्षित करते हैं कि जो योद्धे शासक थे वो व्यापार में कितनी रुचि रखते थे और कितना वो इंटरेस्ट लेते थे, सहभागिता लेते थे, साथ देते थे व्यापार में। एक योद्धे सिक्का। सोने के कुछ सिक्के गुप्त शासकों ने भी जारी किए और उनके जो सिक्के थे, उन सिक्कों में जो सोना था वो बहुत उच्च स्तरीय भी होता था। जो गुप्त शासकों के जो सिक्के थे वो व्यापार और विनिमय के इतने अच्छे साधन थे कि दूरवर्ती स्थानों तक उनसे व्यापार होता था और इससे उनको स्वयं को भी बहुत लाभ होता था। देखिए, ये गुप्त शासकों द्वारा जारी सिक्के हैं। एक एक गुप्त सिक्का है, इसका ये अग्र भाग है, ये इसका पृष्ठ भाग है, पीछे वाला भाग है। सोने के भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। यानी गुप्त शासकों के जो सिक्के थे उनमें जो सोना प्रयुक्त किया जाता था वो बहुत ही उत्तम दर्जे का होता था और इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में उनको आसानी होती थी और इससे जो लाभ होता था वो शासकों को भी मिलता था, शासकों को भी इसका लाभ होता था। लेकिन कालांतर में ये जो सोने के सिक्के थे ये मिलने बंद हो गए। छठी शताब्दी ईस्वी जैसे ही आई तो ये सोने के सिक्के एकदम से लुप्त हो गए, खत्म हो गए। इसके पीछे क्या कारण रहा? तो कुछ लोग तो ये मानते हैं कि भाई देखो, जो रोमन साम्राज्य है वो रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। रोमन साम्राज्य के पतन के कारण यहाँ पे भी जो राज्य थे, क्षेत्र थे या समुदाय थे, उन पर भी आर्थिक संकट आया और यहाँ पर वो आर्थिक संकट के कारण सोने के सिक्के उनसे दूर हो गए। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हो सकता है वो एक आर्थिक संकट का काल रहा हो, इसलिए सोने के सिक्के यहां से कम हो गए, विलुप्त हो गए। छठी शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। संभवतः उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया हो। कुछ का मानना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, जैसे रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, दूरवर्ती व्यापार में कमी आई। यानी जो दूर से रोमन साम्राज्य से हमारा व्यापार चलता था वो कम हुआ और राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा। जो यहाँ के राज्य या कोई क्षेत्र या कोई समुदाय जो रोमन साम्राज्य से जिसका व्यापार था, उसकी संपन्नता अब कम हो गई, लगभग खत्म होने को आ गई, जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। कुछ अन्य इतिहासकारों का कहना है कि शायद एक कारण यह भी रहा हो कि जैसे जैसे नगरों का विकास हुआ वैसे वैसे अन्य व्यापारिक तंत्रों का भी विकास हुआ होगा, तो सोने के सिक्कों का उपयोग अपने आप ही कम हो गया होगा। अन्य का कहना है कि नगरों के साथ साथ व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था, जिससे सोने के सिक्कों का महत्व कम हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हमारे अभिलेख और ग्रंथ ये कहते हैं कि सोने के सिक्के सदैव चलते रहे। बस कारण यही रहा,
उनका नहीं मिलने का कारण यही रहा कि किसी ने उनको संचयित करके नहीं रखा, उनका संग्रह नहीं किया। इसके बाद भी अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख होना दर्शाता है कि सिक्के मिलने कम इसलिए हो गए हैं कि वो प्रचलन में तो थे, परंतु उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आज नगरों के व्यापार और उपमहाद्वीप से बाहर के व्यापार और सिक्कों के बारे में अध्ययन किया। अब हम यहीं विराम लेते हैं और अगले भाग में हम अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे कि अभिलेखों का अध्ययन कैसे किया गया, अभिलेखों की जानकारी कैसे की गई, उनकी लिपि को कैसे पढ़ा गया। धन्यवाद।